तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, उसका जो यूनिट 4 है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसी में ही हम बात करने वाले हैं। इसमें हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं, वैसे दो टॉपिक है, लेकिन उसी के अंतर्गत ही पहले वाले टॉपिक के अंतर्गत ही दूसरा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का, वह नाम है जो हमारे पास नाम है वह है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इससे अगर आपके एग्ज़ाम रिटन वाले होने वाले हैं तो भी आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आपके एग्ज़ाम एमसीक्यू टाइप के होने वाले हैं तो 100% आने के चांसेस हैं इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीज़ों को नोट करते रहिएगा, हर एक चीज़ को। और इनके पीडीएफ्स जो हैं वो हम आप सबको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब टॉपिक पर चलते हैं। यह टॉपिक बेसिकली मैं अपने प्रीमियम कोर्स में, जो मैंने अपने कोर्स लॉन्च किया था केमिस्ट्री का, आप सबके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया था केमिस्ट्री का। जब आपके कोरोना के खतरे नहीं थे तब ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाएंगे और कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, इसी वजह से मैंने कोर्स भी लॉन्च कर दिया था, जिसमें कई बच्चे ज्वाइन भी किए थे और उन सभी का कोर्स कंप्लीट भी मैंने कर दिया, उन सभी को हर एक टॉपिक अच्छे से समझा के। ठीक है, तो उसी का ही एक टॉपिक यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जो है क्या है हमारे पास टॉपिक है, यह टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप सबके एग्जाम्स, कुछ पॉइंट्स और बात कर लेते हैं, उसके बाद अपने कोड टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, अगर आपके एग्जाम्स मार्च में है या मार्च के बाद है, ठीक है, अगर मार्च में है या मार्च के बाद हैं तो आप लोग हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं। आप लोगों का अगर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तभी बाई करिए। अगर अदरवाइज अगर आपके प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको हमारे कोर्स को बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हैं तो एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिए पहले उस वीडियो को। उसके बाद आप लोग हमसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करेंगे तो हम आप सबको वहाँ से आपको कोर्स के सारे डिटेल प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, हम लॉन्च करने वाले हैं क्या, हम लॉन्च करने वाले हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में लॉन्च करने वाला हूँ। जैसा कि हमने पोल किया था चैनल पर, अब अभी तक आप सबने पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन से मैं लॉन्च करने के लिए तैयार हूँ। अगर पोल अच्छा हुआ तो ठीक है, लॉन्च कर दूंगा, अदरवाइज अगर पोल में ना सभी लोगों ने सिलेक्ट किया तो मैं तो मैं इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च नहीं करूंगा। वैसे यह बात और मैं समझा देता हूं, अगर आप लोग हमारे कोर्स को बाई किए हैं, जो भी लोग बाई किए हैं उन्हें यह एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फ्री रहेगा, एकदम मुफ्त। जो जो चीज़ें नई नई चीज़ें आ रही हैं उन सभी चीज़ों में वो लोग मुफ्त पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जिन्होंने हमारे कोर्स को बाई नहीं किया है उन लोगों को यह टेस्ट सीरीज आपको बाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज की यह खासियत है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होंगे, वो सभी के सभी क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज से आने वाले हैं, जो मैं यहाँ पर कराऊंगा। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कराऊंगा आप सबसे कि आप लोग लास्ट में यही कहोगे सर बहुत ही अच्छा काम आपने किया कि ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अगर आपके प्रिपरेशन कंप्लीट हैं
तो आप इतने मज़े से करोगे आप इस टेस्ट को कि बहुत ही अच्छा आप सबको भी महसूस होगा। तो अगर आप लोग हाँ पोल में अभी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, मैंने आपको ग्रुप में भी पोल किया था और चैनल पर कम्युनिटी टैब में भी किया था, तो आप लोग वहाँ से जाकर पार्टिसिपेट कर लीजिए, जिससे हम को आप इस MCQ टेस्ट सीरीज को जल्दी ही लॉन्च कर दें। ठीक है, जिसकी कीमत मैं पहले सोच रहा था कितने करने के लिए 49 रुपीज़, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ 29 रुपीज़ के लिए। तो अगर आप लोग पहले पोल में पार्टिसिपेट कर लीजिए, अगर वहाँ से जैसा रिस्पांस निकलता है वैसे मैं 29 रुपीज़ पर ही सहमत हूँ। और मैं चाहता हूँ जितना जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए, जितना कम से कम कीमत में लॉन्च हो जाए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग तभी एक्सेस करोगे। अगर महंगा कर देंगे तो आप लोग भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। और 29 रुपीज़ कितना होता ही है, 200 का आप लोग रिचार्ज कराते हैं, 249 का, और 249 एक मंथ का रिचार्ज है। जबकि आप 29 रुपीज़ पे करके आप लोग सोचिए अपने रिजल्ट में कितना आगे होंगे। जो बच्चे इन टेस्ट को नहीं दिए हैं उन लोगों से कितना आगे आप लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पोल में जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करिए, जिससे हम कोर्स को टेस्ट सीरीज को लॉन्च भी कर सकें। ठीक है, तो चलो अब टेस्ट सीरीज की बात हो गई, अब चलो अपने टॉपिक पर ही बात करते हैं। देखो हमारे पास आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? विस्थापन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को अगर याद नहीं रहेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी नहीं कर पाओगे, और अगर रिटन है तब तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं जब कोर्स में अपने पढ़ा रहा था तो इन सभी चीज़ों को एक एक चीज़ों को डिटेल से बताया था। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं। अब कोर्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे अपने टॉपिक पर ही बात करते हैं। देखो हमारे पास कहता है सबसे पहले कि कोवैलेंट बॉन्ड्स पर आक्रमण करने वाले रिएजेंट्स पर हमेशा या तो निगेटिव चार्ज होता है या तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो कोई ए मॉलिक्यूल है और बी, यह एक मॉलिक्यूल है, ए बी कोई मॉलिक्यूल है और यह इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और इस पर कोई भी रिएजेंट आकर अटैक कर रहा है। कैसा रिएजेंट है? चाहे वह निगेटिव हो, चाहे या तो वह पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मतलब यह कहने का मतलब है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल होता है ए बी, तो उसमें जो बॉन्ड बना होता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसी बॉन्ड पर ही हमारे रिएजेंट्स अटैक करते हो, चाहे वो पॉजिटिव टाइप के रिएजेंट्स हो या फिर निगेटिव टाइप्स के। यही दो प्रकार के ही रिएजेंट्स अक्सर अटैक करते हैं। हम लोग यही जानते हैं कि या तो पॉजिटिव रिएजेंट हो सकते हैं या तो निगेटिव रिएजेंट हो सकते हैं। तो यही दो प्रकार के ही रिएजेंट्स अटैक करते हैं किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड पर, और इसी वजह से कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटता भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला कहता है स्टेटमेंट कि कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एक रिएक्टेंट्स पर होने वाले रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्ज न्यूक्लियस होने चाहिए। इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब ये कहता है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास ए बी कोई मॉलिक्यूल है और इसमें एक बॉन्ड बना हुआ है, मैं बॉन्ड का कलर बदल दूं, मान लो ये हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और इस बॉन्ड पर कोई रिएजेंट आकर अटैक कर रहा है। मान लो कि हमारे पास कोई पी रिएजेंट है, ठीक है, तो अगर इस पी पर माइनस चार्ज है, इस माइनस को भी कलर बदल दूं, अगर P पर कोई माइनस चार्ज है तो यह रिएजेंट तभी इस पर अटैक करेगा जब A पर या तो प्लस चार्ज हो या फिर B पर प्लस चार्ज हो। इन दोनों A और B में से किसी भी एक एटम पर उसके इस रिएजेंट के जो हमारे पास पावर है, जो रिएजेंट का चार्ज है, वह इसके अपोजिट होना ही चाहिए। ठीक है, यही कहने का मतलब था कि अगर यह पॉजिटिव है, अगर P पर पॉजिटिव चार्ज है
तो इन पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन अगर इन पर निगेटिव चार्ज है पी पर तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यही कहने का मतलब था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ये कहता है, आगे बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, ध्यान से सुनना बस, बहुत ही आसान से सेंटेंस होते हैं, बस इनमें लॉजिक है और इन्हीं लॉजिक का सहारा लेते हुए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम में। तो इसी वजह से इन लॉजिक को बहुत ही आसानी से समझो, बहुत ही बारीकी से समझो, सीखो, समझो, तभी एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो एमसीक्यू टाइप के हैं। रटने वाली चीज़ें तो रटी जा सकती हैं, लेकिन जो एमसीक्यू किया जाता है उसमें रटा कभी नहीं जाता, क्योंकि उसमें रट कर आप नहीं कर सकते, उसमें आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, तभी जाकर वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और एक बात, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होंगे वो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे जो आप लोग डर जा रहे हो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का। आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम थोड़ी ना है, आप सबके यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। लो लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पर हाई लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं होते। ठीक है, यही सभी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ, यही सभी चीज़ें आप सबको ऑप्शन टाइप का बना देगा। ठीक है, और यही सभी चीज़ें मैं अगर आप लोगों के लिए कोर्स टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रहा हूँ एमसीक्यू वाला, तो वहाँ पर भी मैं ऐसे ही पैटर्न बनाऊंगा कि आपके यूनिवर्सिटी से मिलते जुलते रहेंगे। आपको कुछ और नहीं दे दूंगा कि आईआईटी जैम को आपको सॉल्व करना है, आपके लेवल का ही रहेगा। और अगर उस टेस्ट सीरीज में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि एग्ज़ाम में भी आप लोग उतना ही अच्छा, उससे कई गुना अच्छा प्रदर्शन करोगे, क्योंकि मैं टेस्ट को आपको एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा हाई बनाऊंगा, जिससे आपका जब एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर लगे कि अरे सर ये तो धुर्रा उड़ गया, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने मुद्दे पर। आगे क्या कहता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रायः न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब क्या कहता है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि जब भी कोई दो एटम्स एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो यह एक मॉलिक्यूल होता है। ये बात हमें पता है, क्या होता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जब यह एक मॉलिक्यूल होता है तो इस पर क्या कोई भी चार्ज है? क्या इस पर हम कभी भी प्लस या माइनस चार्ज लिख रहे हैं? नहीं ना। तो इस सिचुएशन में यह कहा जा सकता है कि यह जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, यह मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है। और यही जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल ही हमारे पास एक कैसा मॉलिक्यूल है, यह एक ऐसा मॉलिक्यूल है, यह एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। और यही लाइन लिखा गया था कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रायः न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो कोर्स बाय किए हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ जा रहे होंगे। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स पर आने जाने से पोलैरिटी उत्पन्न होती है। यही घटना ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ये लाइन आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप सबके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं, ये ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ये अगर आप लोगों को समझना है तो इसे ज़रूर समझिए, अगर इसे नहीं समझ पाएंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसको ज़रूर समझिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा फिर से करूं। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं जब कोई भी मॉलिक्यूल था हमारे पास ए और बी, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, और लेकिन यह इसमें जो बॉन्ड्स बना हुआ है, इसमें ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से कहने का मतलब क्या है कि अगर बी एटम से थोड़े दूर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, यही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से कहने का मतलब क्या है कि जो बी एटम है उधर ना शिफ्ट होकर ए एटम की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाए।
ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा शिफ्ट हो जाए, तो इस सिचुएशन पर इसी बी मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जबकि इस ए एटम पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और इसी वजह से यह बहुत ही पार्शली आता है, मतलब यह डेल्टा प्लस होगा और यह डेल्टा माइनस होगा। और इसी वजह से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि वहाँ पर एक पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। और इसी सिचुएशन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? ये चीज़ आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो इस वीडियो को बहुत ही आसानी से समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना, एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आप सबको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 4 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे? जब सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट स्वयं हो जाए। स्वयं हो जाए का मतलब क्या है? जैसा मैंने अभी आप सबको समझाया कि जब हमारे पास ए और बी एटम एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े थे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये मान लो बी का इलेक्ट्रॉन है और ये मान लो ए का इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने मध्य में स्थित है, ठीक है, बॉन्ड के मध्य में प्रेजेंट है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थित तो होते नहीं है, ये मोशन करते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स खुद से ही अपने आप से ही यही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएं, इस ए की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाए, मतलब बी की तरफ से थोड़ा ए की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इस सिचुएशन पर इसी ए पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और इसी बी पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो इसी को ही जब यह अपने आप से हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप से ही स्वयं से ही खुद से ही किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसका क्या नाम दिया जाता है? इसका नाम दिया जाता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यह खुद से होता है इसी वजह से, और यह परमानेंट रूप से होता है इसी वजह से इसको हम परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरे प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए तो कहता है कि और जब सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किसी रिएजेंट से हो। किसी रिएजेंट से होने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास कोई ए एटम था और बी एटम था, उनसे जुड़ा एक बॉन्ड था, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्ड के वो किसी भी एक एटम पर किसी रिएजेंट की वजह से हो जाए इलेक्ट्रॉन्स, तो इस सिचुएशन में उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं किसी रिएजेंट द्वारा डिस्प्लेसमेंट, वो भी किसका? इलेक्ट्रॉनों का। और यह जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं इन्हें फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे आपको जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनना, फिर से मैं समझा देता हूं। देखो ये ए एटम था, ये बी एटम था, इस पर बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड जब बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एटम से आते हैं, और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एकदम मध्य में प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड के। लेकिन किसी भी वजह से, चाहे खुद से, चलो मैं एक एक प्रकार के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये खुद से ही किसी एक एटम की ओर चले जा रहे हैं। मान लो ए एटम की ओर चले गए तो इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आया और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आया, और ये स्वयं से हो रहे हैं, खुद से हो रहे हैं। इस वजह से इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, क्या कहते हैं? परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसमें मॉलिक्यूल के अंदर
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद से स्वयं से ही स्थापित हो रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब सवाल उठ रहा होगा कि सर खुद से हो रहा है तो इसका नाम हम परमानेंट क्यों कर रहे हैं, जबकि परमानेंट का मतलब तो होता है कि हमेशा के लिए हो जाए। तो बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जब ये खुद से होते हैं तो वो हमेशा के लिए ही हो जाते हैं, इसी वजह से इसको हम परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए तो इसमें हम लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो खुद से होता है, स्वयं से होता है, इसी वजह से इसको इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना चाहें तो इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं आई। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी मत समझ लेना, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केवल आई से, तो इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने कोर्स में बहुत ही डिटेल में बात किया है, तो यहाँ पर कुछ उससे रिलेटेड बात नहीं करने वाले। लेकिन अब सुनो, अगर हमारे पास ए एटम था और बी एटम था और इसका जो बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ मान लो कि हमारे पास ये ए एटम की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई रिएजेंट का हाथ, इस बार पिछली बार तो खुद से हुए थे, लेकिन इस बार किसी ना किसी रिएजेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अब नाम से स्पष्ट हो रहा है टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमेशा के लिए ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस रिएजेंट को यहाँ से हटा दें, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर हम इस रिएजेंट को यहाँ से हटा दें तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पुनः उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जहाँ पर पहले सिचुएटेड थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और अगले टॉपिक में ही हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि यह वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा तो हो ही गया है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। और आप सब लोग अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोग को वहाँ से अच्छा लगे तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करिए। टेलीग्राम पर ही जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ हम आप सबको सारा डिटेल सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। और आप लोग अगर हमारे अभी तक पोल को नहीं पार्टिसिपेट किए हैं तो जल्दी से जाइए, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए या फिर आप लोग यूट्यूब के ही कम्युनिटी में चले जाइए। वहाँ पर आप लोगों को हमारे चैनल पर एक पोल दिखेगा, उस पोल में आप लोग अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग अपने ऑप्शन को बताइए। अगर मुझे भी लगेगा कि हाँ अब आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा सकता है MCQ टाइप का, तो हम इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च करेंगे। और इस सीरीज का जो कीमत होगा वो बहुत ही कम होगा, इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही आसानी से पे कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के लिए, इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।